Dream Classes Row run by Rohit Kumar Nirala. अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फ़ोन की भी घंटी बजे। वेलकम टू यू ड्रीम क्लासेस। आज मैं आपको एक नई कड़ी में आपको लेकर चलता हूँ, जिस कड़ी का नाम है। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आज का जो हमारा पेपर है उस हम लोग 10th क्लास एक अंक स्तरीय पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को उसमें से क्वेश्चन की संख्या आपको बताई गई है। टोटल 30 क्वेश्चंस का सेट है। तो हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री क्वेश्चंस। उससे पहले वेलकम टू यू ड्रीम क्लासेस। वेलकम टू यू ड्रीम क्लासेस रो। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। और ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज का जो पेपर होगा वह काफ़ी ड्रीम क्लासेस रो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। तो हम लोग सेट लेके आगे बढ़ रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे देख करके, और अपना सेट प्रैक्टिस जो आपने किया है उससे मिलाते भी जाएंगे आप लोग। तो श्वसन एक, ऑप्शन नंबर ए उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी कौन सी होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, फर्स्ट का सी। क्योंकि श्वसन जो होती है, जिसमें भोजन करते हैं, भोजन करने के दौरान जो होती है उसमें ऊर्जा काफ़ी मात्रा मुक्त होती है, और उसके साथ जो है एनर्जी की भी मात्रा क्या होती है? मुक्त होती है। तो हम लोग कह सकते हैं श्वसन की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। H2S + I2 एरोबाट 2HI + S में कौन उपचायक है? कौन सा उपचायक है? मतलब जिसका मान जो है अपने आप से इसमें बदलने वाली शक्ति के अनुसार ये काम कर रही है। तो उपचायक के रूप में जो कार्य करती है, तो हम कह सकते हैं कि उपचायक की जो वेलोसिटी है ना, उपचायक की प्रक्रिया अपने साथ, यह देखिए I2 का जो मान है H2HI, इसमें कौन सा उपचायक है? तो कह सकते हैं कि I2, क्योंकि उपचायक की जो वैल्यू होती है यह अपने साथ 2H2S + I2, तो ये देखिए यहाँ से बदल करके 2HI में चला गया है। तो 2HI क्रिया के साथ जाने में तो इसमें I2 घट रहा है। तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा वो? बी। I2। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में कहना चाह रहा था कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो 3 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन लगाइएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर ए श्वेत, पीला, हरा, काला। कौन सा भैया? हरा। 3 का ऑप्शन नंबर सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। बुझा हुआ चूना है, मतलब बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो हम कह सकते हैं बुझा हुआ चूना को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम जानते हैं। तो कौन सा बुझा हुआ चूना कौन सा हो जाएगा? 4 का ए CaOH का 2 टाइम्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन क्यों चल रहा है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को आप लोग जानते हैं क्या कहते हैं, उसे हम लोग संक्षारण कहते हैं। यानी 5 का ऑप्शन नंबर ए। विकृत गहनता जो बताया था मैंने आपको कि जब किसी खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक खुली हवा में छोड़ दिया जाता है तो उसे एक विशेष प्रकार की रुचिकर गंध आने लगती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गहनता कहते हैं। अब विस्थापन जो होता है वेग में परिवर्तन की दर को, है ना, लेकिन ध्यान दिए विस्थापन की दर को तुरंत कहते हैं, तो विस्थापन जो होता है dy/dx के परिवर्तन की दर होती है, तो हमें ये तो बिल्कुल नहीं होगा, नन तो होगा ही नहीं, है ना। अब विकृत गहनता तो रुचिकर गंध वाला है, इसलिए ऑप्शन में कौन सा होगा, संक्षारण हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आ रहे हैं कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, बहुत सारा लाइव आ रहा है। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, 6 का कौन सा हो जाएगा, बी। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, बी, ऑप्शन 6 का बी, ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक रासायनिक बोथ। क्योंकि रासायनिक परिवर्तन जो होता है ना, दूध से दही बनना, फिर दही से हम उसको दूध नहीं बना सकते हैं, इस बात का ध्यान रहे। सबकी परिसीमा होती है, परिसीमन के अनुसार सब काम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे आते हैं। आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं, जब मैग्नीशियम फीते को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है। ऑप्शन नंबर ए, पीली, नीली, चमकीला, उजला, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, 7 का सी, चमकीला उजला, चमकीला उजला। क्योंकि जब हम जलाते हैं ना मैग्नीशियम को, तो Mg+O2 तो जलता ही है, और अपने साथ में क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रदान करता है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस में एक हाइड्रोजन गैस की सीमा जो है, हाइड्रोजन गैस भी क्या करता है, वो छोड़ता है। तो हम कह सकते हैं क्योंकि यह जो है चमकीला श्वेत ज्वाला के साथ चकाचौंध रोशनी के साथ ये जलता है। क्वेश्चन 8 में आइएगा, इनमें कौन सा सही है। ऑप्शन ए, Na2CO3.5H2O, Na2CO3.NH2O, Na2CO3.7H2O, Na2CO3.2H2O। यानी टोटल आपको पहचान करनी कि यह किसका फार्मूला है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र लिखा हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला है। तो बताइए 8 का ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर, कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। ऑप्शन ए, KCl, ऑप्शन बी, HCl, NaCl, AgBr। तो 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। 9 का ऑप्शन नंबर डी, AgBr। क्वेश्चन नंबर 10, CuO+H2 एरोबात Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण, रेडॉक्स। उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण और रेडॉक्स। तो 10 का हम कह सकते हैं, 10 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया, बी, उपचयन अभिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे, 2Cu+O2। क्वेश्चन 11 पे आ रहा है, 2CuO+O2 एरोबात 2CuO। ऑप्शन ए, अपघटन, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण एवं अपक्षेपण। तो बताएंगे 11 कौन सा हो जाएगा, बी। 11 का बी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है, ऑक्सीजन का मेल हो रहा है। यहाँ पर दोनों 2Cu के साथ मिल करके 2Cu एक साथ बना रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, देखते हैं Fe2O3+2Al एरोबात Al2O3+2Fe अभी किस प्रकार की अभिक्रिया है। 12 का ऑप्शन नंबर ए, वियोजन, ऑप्शन बी, संयोजन,
ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी द्विविस्थापन। तो 12 का ऑप्शन नंबर देख सकते हो कौन सा अभिक्रिया होगी। 12 का ऑप्शन नंबर अभी जो है बताएंगे आप लोग कौन सी अभिक्रिया है, कितने परमाणुओं का अदला बदली किया है, ये बात इधर ध्यान रखना है आपको। वियोजन का है, संयोजन का, विस्थापन का, द्विविस्थापन। तो ये आप देख सकते हैं एक ही एटम के सामने देखे, इसलिए एक विस्थापन करते से या विस्थापन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर जा रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग व्यक्त करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, आप लोग कमेंट भी करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते जाइएगा आप लोग। रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं। संकेत में, अणुसूत्र, समीकरण एवं सरल सूत्र में। तो 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, संकेत, अणुसूत्र, ऑप्शन नंबर सी समीकरण से। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। NO2 के धुएं का रंग होता है, NO2 के धुएं का रंग होता है। ऑप्शन ए भूरा, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी पीला। तो हम 14 का देख पा रहे होंगे कि NO2 सोडियम ऑक्साइड जो होती है ना, वह अपने प्रतिक्रिया के कारण वह भूरे कलर की, भूरा रंग NO2 जो होता है, NO2 का जो निस्पंदन होता है वह NO2 की क्रिया के कारण क्या होता है, भूरा कलर का वो छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 के आ रहे हैं। फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है। फेरस सल्फेट Fe2O3 डॉट FeSO4 फेरस सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए श्वेत, हरा, लाल और भूरा। 15 का ऑप्शन बताइएगा। फेरस सल्फेट श्वेत, हरा, लाल और भूरा, क्या ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन 15 का हरा, ऑप्शन नंबर बी हरा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी होती है। जो हम लोग चिप्स खाते हैं, जैसे कुरकुरे हो गया है ना, स्टिक्स हो गया, जितने भी आते हैं हम लोग, स्नैक्स हो गए, जिस प्रकार के भी जो होते हैं उसमें बारीकी का जो मेल होता है, तो चिप्स वाली थैली में जो कहा जाता है ना कि उसे नाइट्रोजन गैस से प्रभावित किया जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन गैस से जब प्रभावित करते हैं ना, तो नाइट्रोजन गैस से प्रभावित करने के कारण उसमें क्या होता है कि उसकी परिसीमन होती है, उसकी क्रियाएं जो होती है ना, अपने आप उपचयन की क्रिया से क्या होता है, बचा रह जाता है। मतलब उसे कभी उपचयन होने नहीं देता है, मतलब खराब होने, लेकिन फिर भी 3 से 4-5 महीने तक उसमें हर नाइट्रोजन गैसों की मात्रा क्या होती है, भारी होती है। अगर उससे नाइट्रोजन गैस निकल गया या फट करके तो पूरा चिप्स क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आ रहे हैं हम लोग। कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने में प्राप्त होता है। कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने में प्राप्त होता है। ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी NO2, ऑप्शन सी NO2N2, ऑप्शन डी NO2O2। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए बताएंगे आप लोग। ऑप्शन कौन सा लगेगा, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्या, ऑक्सीजन। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर, इसके बारे में आप जानते भी होंगे। संगमरमर जो होता है अपने आप में एक परिसीमन होती है जो हमारे घर के सुंदरता क्या कीर्ति को क्या करता है, बनाए रखता है संगमरमर। तो हम लोग कह सकते हैं कौन सा होता है इसका, सोडियम कार्बोनेट की इसकी अभिक्रिया होती है, सोडियम कार्बोनेट से बनता है, तो इसका अणुसूत्र भी वही होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। यानी 18 का ऑप्शन नंबर क्या होगा भैया, सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 में आइएगा। तनु विलयन के लिए संक्षिप्त संकेत क्या होता है। तनु विलयन के लिए संक्षिप्त संकेत क्या होता है। तनु विलयन जो डायल्यूट सॉल्यूशन होता है ना, तो तनु विलयन को हम लोग डायल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस तनु विलयन को डायल्यूट सॉल्यूशन समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायल्यूट यानी DL है ना, तो DILUTE डायल्यूट सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ठोस का संकेत क्या होता है। क्वेश्चन 20 पे आ रहे हैं हम लोग।
ठोस का संकेत क्या होता है? जी से होता है गैस, एस से लिक्विड, और एल से होता है एक्वस जिसको जलीय घोल कहते हैं, और एस से होता है सॉलिड, SOLID सॉलिड यानी ठोस की मात्रा। तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 20 का कौन सा हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर 20 का डी। सारे छात्र इसे मैच भी करेंगे, 20 का डी सेट लगाएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आ रहे हैं। C+O2 एरोबाद CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए इसमें मिलन का मेल हो रहा है, C+O2 मतलब मिलने जा रहा दो, तो हम कह सकते हैं कि इसमें संयोजन अभिक्रिया दो इसमें तत्वों का मेल हुआ है, और दो तत्वों के मेल से बने अभिक्रिया क्या कहते हैं हम लोग? संयोजन अभिक्रिया। मतलब आपस में जुटना या मिलना संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आ रहे हैं। 22 N2+O2 हाफ ऑफ एरो बोथ साइड टू NO किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो पहला ऑप्शन दिया अपक्षेपण, उत्क्रमणीय, विक्षेपण ऑल। तो अपक्षेपण में होता है जो नीचे का ग्राफ छूटता है, ये जो होता है गैस का सिंबल ऊपर की ओर, तीर का निशान ऊपर की ओर गैस और नीचे की ओर अपक्षेपण का। आप यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों तरफ परमाणु संख्या क्या है? बराबर है। जब परमाणु संख्या जो इसमें बराबर है तो अपक्षेपण का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया का ये 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 22 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 23 की तरफ। इसमें कह रहा है CaO+H2 एरोबाद प्लस ऊर्जा खाली स्थानों की पूर्ति करें। तो ऑप्शन में भरना है आपको CaO2 प्लस ऑप्शन नंबर बी H2O2, CaOH का 2 टाइम्स CaCO3। तब ध्यान देना है कि इसमें जो है ना CaO जो है अपने H के साथ मिल के जब भी बनाएगा तो CaOH के साथ डिप्लेक्ट करेगा, तो CaOH का 2 टाइम्स होगा जिसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसे क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। अब बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है बाबू? CaO होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ रहे हैं 24 नंबर पे। जल के वैद्युत अपघटन में एनोड किसका बना होता है? बहुत ज़्यादा बार पूछा है बोर्ड ने इसको, इसका अभिव्यक्ति लगाएंगे। जल के वैद्युत अपघटन में एनोड किसका बना होता है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट का, ऑप्शन बी रबड़ का, ऑक्सीजन का, इनमें सभी का। जल के वैद्युत अपघटन जब क्रिया होती है तो उसमें कौन बताया था आपको? एनोड पंख जो होता है, एनोड पंख जो ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट की इस क्रिया के कारण वो क्या होता है? अपघटन की क्या होता है? जल का वैद्युत अपघटन क्रिया करती है। क्वेश्चन 25 में आते हैं हम लोग। हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? पाचन। इसमें भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया का है? उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के उपरांत आप देखते होंगे कि भोजन क्या होता है? डिकम्पोज होता है। मतलब भोजन हमने जो खाया वो क्या होता है? हमारे मल मूत्र के माध्यम से क्या होता है? वो शरीर के बाहर निकल जाता है। जब मल मूत्र के माध्यम से हमारे शरीर के बाहर निकल जाता है तो वह जो होता है ना, पहला क्या है? संयोजन है, दूसरा क्या है? वियोजन, फिर क्या है? विस्थापन, फिर क्या है? द्विविस्थापन। तो घटना का काम होता है, मतलब टूटता है। हमारे अवयवी अंगों में क्या होता है? टूटता है। जो आवश्यक पदार्थ होते हैं जो ब्लड के रूप में हमारे बन जाते हैं और हमारे कुछ सेल्स को मिल जाते हैं, बाकी जो होते हैं अपशिष्ट पदार्थ मल मूत्र के माध्यम से क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। तो इससे क्या होता है? वियोजन प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं 26 पर। 26 में है फोटोग्राफी में किसका उपयोग करते हैं? फोटोग्राफी में किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए सिल्वर ब्रोमाइड का, जिंक क्लोराइड का, फ्लोराइड का, एल्युमिनियम का। ऑप्शन में टिक लगाते जाइएगा, आप लोग मिलाते जाएंगे और आप लोग भी सेट लगाते रहिए। फोटोग्राफी जो प्लेट होता है, जब हम लोग फोटो खींचते हैं, मोबाइल से भी होता है यानी कैमरा से भी होता है, तो सब में एक फोटो प्लेट लगी होती है जो कि हमारे फ़ोटो कैप्चरिंग करने में मदद करता है। कौन सा होगा? 26 का ऑप्शन नंबर ए सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr इसको बोलते हैं, AgBr। नेक्स्ट क्वेश्चन में 27 पे आ रहे हैं। जब सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर किस धातु का निर्माण करता है? धूसर मतलब मिट्टी कलर।
जब सूर्य के प्रकाश में सिल्वर धातु जो है ना धूसर रंग का होकर किस धातु का निर्माण करता है? ऑप्शन ए जिंक का, एल्युमिनियम का, सिल्वर का, बेरियम का। तो आप देख सकते हो जब वो सिल्वर क्लोराइड के साथ जो वो मिलेगा यानी बनाएगा सिल्वर क्लोराइड के साथ में, तो क्या बनेगा? 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिल्वर बनेगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? काला, भूरा, उजला, रंगहीन। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है काला, भूरा, उजला, रंगहीन, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, उजला होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे आ रहे हैं। कहता है NaCl की जब अभिक्रिया जो है ना I2 जब धारा प्रवाहित की जाती है, इसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है तो यह जो है 2Na प्लस डॉट किस में टूटेगा? ऑप्शन ए Cl 2Cl प्लस, ऑप्शन सी Cl2 Na2। तो आप कह सकते हो 29 में कौन सा लग जाएगा? ऑप्शन नंबर Cl2 लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? 29 का ऑप्शन नंबर सी, Cl2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे आ रहे हैं। धातुओं का योग कहलाता है, धातुओं का योग कहलाता है उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स, विस्थापन। धातुओं का योग मतलब किसी धातु का आपस में जुड़ना किस अभिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण होता है? अपचयन का, उपचयन का, रेडॉक्स का, विस्थापन का। तो 30 का ऑप्शन नंबर कौन सा देख रहे होंगे आप लोग? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर 30 का ए। और आप लोग अपना अपना मार्क्स सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कितना किनका मार्क्स आया है। सभी लोग ध्यान से सुने, कमेंट बॉक्स में सभी अपने अपना मार्क्स को लिखें कितना कितना आपको 30 में कितना आया है, 30/30 किनका किनका आया है, कितने बच्चे का यह कम आया है। तो मैं फिर से आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि सेट प्रैक्टिस ज़रूर करें, तभी सफलता आपको 100% मिल सकती है। तो सफलता पाने के लिए बाद ज़रूर आएँ। और आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और जो विकल्प इसमें है पढ़ाई का तरीका, तौर तरीके हैं। हमने 30 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया है। 30 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के तौर पे हम लोगों ने क्लियर किया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है पहला क्या? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है? मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कि जब किसी खाद्य पदार्थ जैसे भोजन को, जब किसी खाद्य पदार्थ को एक लंबे समय तक खुली हवा में जब छोड़ दिया जाता है, खुली हवा में जब छोड़ दिया जाता है तो उसमें से एक अरुचिकर गंध आने लगती है। उसमें से एक अरुचिकर यानी खराब पदार्थ की अवांछनीय गंध आने लगती है। उसी गंध को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता को दूर करने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? इसे मिलाते हैं बाबू BHA एवं क्या BHT, है ना, ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी एनिसॉल, ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी टोलिन। तो ये जो है एंटीऑक्सीडेंट होती है। तो ये जो होती है किसी भी अपचायक को मिलाने के कारण क्या होती है? वो ख़राब नहीं होते हैं। जैसे आप रोटी को देख लीजिए, रोटी को आप लंबे समय तक घर में रखिए, उसके बाद देखिए उसमें जो है फफूंद लग जाएगा, फफूंद, है ना। तो इतना वो जान लीजिए आसानी भाषा में कि जब खाना को लंबे समय तक हम छोड़ देते हैं तो उसमें से खराब पदार्थ गंध जो खट्टा हो जाता है, गंध आने लगती है, उसी को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। आपको क्लियर होगा? आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक रोक के आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर दूसरा, संक्षारण से आप क्या समझते हैं? इसे कैसे दूर किया जाता है? संक्षारण यह लौह वस्तु पर के लिए होता है, लोहा पर। तो कहता है जब लौह पदार्थों को खुली हवा में, जब खुली हवा में छोड़ दिया जाता है, खुली हवा में छोड़ दिया जाता है तो वायु, धूप और बारिश के पानी के कारण उसमें से एक लौह ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। लौह ऑक्साइड का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, फेरस Fe2 या Fe2O3, फेरस ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जिस क्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। इसे कैसे दूर किया जाता है? तो इसे दूर करने के लिए किसी वस्तु को हम पेंट करके इसे हम लोग संक्षारण को हम लोग दूर कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिवर को साफ क्यों किया जाता है? तो कहा जाता है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिवर को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि जलाने से पहले उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जम जाती है जो मैग्नीशियम को अच्छे जलने में मदद नहीं करती, तो अच्छे से जलने नहीं देती है। जब अच्छे से जलने नहीं देती है तो उस क्रिया को हटाने के लिए, तो इसको दूर करने के लिए उसे मैग्नीशियम रिवर को क्या होता है, पहले मैग्नीशियम रिवर को उसे रगड़ क्या होता है, साफ किया जाता है। ऐसे रिएक्शन देख सकते हैं आप, Mg+O2 एरो बाद होता है क्या, MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है, दहन के लिए आवश्यक शर्त को लिखें। दहन के आवश्यक शर्त 3 होते हैं। दहन के लिए आवश्यक शर्तों की संख्या कितनी है आपको, 3 है। पहला जो होता है, दाह्य पदार्थ की उपस्थिति जिसको हमको जलाना होगा, हवा की उपस्थिति एवं जलने की स्थिति। आप इसे कई तरीके से लिख सकते हैं, किताबी भाषा में भी लिख सकते हैं। तो दहन के लिए 3 आवश्यक शर्त होते हैं, है ना, आप इतना जान लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसके प्रकार को लिखें। तो कहा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसके द्वारा उसमें एक नए उत्पादों का क्या होता है, परिवर्तन होता है। मतलब 2 पदार्थ आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ का आपस में निर्माण कर लेते हैं, इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके प्रकार को लिखें। तो प्रकार इसके बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 होते हैं, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, एकल विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, वो परिभाषा दे डेफिनेशन। पहला क्या है, संतुलित समीकरण। तो कहा जाता है वैसा समीकरण जिसके दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। और संतुलित समीकरण जिसमें हम एक एग्जाम्पल से लेके समझ सकते हैं इसको, H2+O2 एरो बाद H2O। तो आप देखिएगा इसमें जो होती है, इसमें आप देख सकते हो कि H2+ इधर 2 है, इधर भी 2 है। तो इसको ठीक करने के लिए हमें यहाँ पर 2 लगाना होगा, 2H2O। तो 2 लगाने से हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, इसलिए यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए। 2H2+O2 एरो बाद देखिए समतुल्य में दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड LHS तरफ भी और RHS तरफ भी, दोनों तरफ परमाणु संख्या क्या है, समान है। इसी को हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। तो अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल, C+O2 एरो बाद क्या होता है, CO2। तो C+O2 एरो बाद CO2 में देख सकते हैं कि दोनों तरफ यानी कार्बन भी 1 है, ऑक्सीजन भी 2 है, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, इन दोनों तरफ परमाणु संख्या, एटम की संख्या क्या है, इसका है, सेम है, यानी समान है। तो उसके क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। अब आते हैं दूसरा, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आपको कहता है वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 पदार्थों का आपस में क्या होता है, मेल होता है। तो ये बताया मैंने आपको कि C+O2 जब मिलेगा तो क्या बना देगा, CO2। तो आपस में मिल गया तो मिल के क्या बना दिया, CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लिया। ऑप्शन नंबर 2। अब आते हैं द्विविस्थापन, ऑप्शन सी के लिए। कहता है वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक आपस में मिल करके दोनों आयंस की अदला बदली कर लेते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन, 2 आयंस की इसमें अदला बदली होती है ना। तो द्विविस्थापन जो होती है वो अपनी अनेक प्रतिक्रियाशील कार्यों के लिए क्या होता है, या क्रियात्मक पहलू को अंजाम देता है और 2 नए पदार्थों का दोनों एटम्स के साथ निर्माण करके बनाता है। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। ऑप्शन नंबर डी, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, वैसी अभिक्रिया जिसके द्वारा अपचयन एवं उपचयन की क्रिया एक साथ संपन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो हम लोग आज का सेशन हमने कंप्लीट किया, और हम लोग फिर से, तो मैं आपसे फिर कहूँगा कि लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट जितना भी आपको दिया जाता है उसे आप जरूर कंप्लीट करें, और जिनको दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, या समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप जरूर कमेंट करें। और आप लोग अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय भारत माँ।